आप सब ठीक होंगे। आज के बायोमैकेनिक्स के लेक्चर में आज हम शोल्डर पे जो लोड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि जो हमारी जो शोल्डर ग्लेडर की जो आर्टिकुलेशन है ना वो इंटरकनेक्टेड होती है ना, जिसकी वजह से इसमें हमारा ज़्यादा बेयरिंग लोड होता है और ये एब्जॉर्बिंग शॉक होता है जॉइंट। कहता है जो हमारा ग्लेनो हमारा जॉइंट होता है ना, ये हमें डायरेक्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आर्म को और सस्टेन करता है ग्रेटर लोड देन अदर शोल्डर जॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि जब भी हम इफेक्ट बॉडी की पोजीशन की इफेक्ट को एनालाइज करते हैं ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो बॉडी वेट है ना वो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लाइक करता है। लाइक वाइज जब हम इफेक्ट को एनालाइज करेंगे बॉडी सेगमेंट को, जैसे कि शोल्डर पे, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो इस सेगमेंट का बॉडी का जो वेट है वो हमारा सेगमेंटल सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। ठीक है, अब इसकी जो मूवमेंट आर्म होती है इंटर आर्म की सेगमेंट की, वो रेस्पेक्टेड होती है उसके शोल्डर की, जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा वेक्टर के दरमियान। ठीक है, अब ये देखो जैसे कि डायग्राम है, इसमें मतलब कि ये इधर एरोज लगी पड़ी हैं ऐसे क्या। सबसे पहले इसका डिस्टेंस बताया हुआ है कि हम मुख्तलिफ जो काम्स में मतलब कि लोड ऑफ शोल्डर में इसमें ये होगा कि अब जब भी एज आ हाउस होल्ड काम के बारे में देखा जाए तो कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हम जो काम करे जा रहे हैं तो उसमें हमारा शोल्डर का कितना लोड वो कैरी कर रहा है, मतलब कितना उसका लोड उस जॉइंट पे अफेक्ट कर रहा है, तो इसके बारे में होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहता है कि जब भी हमारी एल्बो फ्लेक्जन में होती है ना, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है अपर आर्म का और जो फोर आर्म का, उसका हम सेपरेटली एनालाइज करते हैं। ठीक है, जिसका ये हमें मतलब कि ये इधर बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये एनालाइज होता है। ऊपर शोल्डर टार्क इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ब्रेक 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और शोल्डर टार्क ए शोल्डर टार्क बी, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इसका टॉर्क बताया हुआ है। एक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से लेके, ठीक है, और दूसरा बी का लेके देख रहा है। अपर आर्म का वेट है हमारा 20 न्यूटन और फोर आर्म का वेट है 15 न्यूटन। ठीक है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होती है वो हमारा शोल्डर टॉर्क होता है। अच्छा, कहता है कि हमारा जो वेट ऑफ आर्म होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ बॉडी वेट होती है, और जो लेंथ होता है वो हमारी हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड आर्म होती है, वो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ मोमेंटम बनाती है, जिसकी वजह से लार्ज टॉर्क होता है वो काउंटर्ड हो जाता है शोल्डर मसल से। कहते हैं जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे एक्सटेंडेड आर्म को सपोर्ट के लिए, तो ग्लेनोहुमरल जॉइंट जो होता है वो कंप्रेसिव फोर्स जो होती हैं उसे सस्टेन करता है, और ये रीच कर जाता है 50% ऑफ बॉडी वेट। कहते हैं अल्दो ये जो लोड होता है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जब हमारी एल्बो मैक्सिमम फ्लेक्स में, जब भी हम मतलब कि काम करेंगे, हम एल्बो को मैक्सिमम फ्लेक्स करके करेंगे तो शोल्डर पे जो लोड होगा वो कम हो जाएगा। ये कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारी मूवमेंट ऑफ जो फोरआर्म है हैंड की वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसका जो मतलब रोटेशनल टार्क जो होता है ह्यूमरस का वो रिक्वायर करता है हमारा एडिशनल सेंट्रल मसल्स की एक्टिवेशन। कहते हैं आर्म की जो पोजीशन के हिसाब से जो हमारा शोल्डर लोडिंग है वो हमारे एग्जाम्स जो रिकमेंडेड करते हैं कि वर्कर्स जो होते हैं वो सीट डेस्क पे सीटेड हों। ठीक है, जिसमें उनकी जो आर्म हो 20 डिग्री या लेस ऑफ अपडेक्शन में हो, वो 50% या उससे कम फ्लेक्जन में होनी चाहिए। ठीक है, और कहता है जो वर्कर्स जो मतलब कि होल्ड करके रखे सस्टेन पोजीशन में, उसमें यह होगा कि उसमें जो डिजेनरेट टेंडेंट्स जो बाइसेप और सप्रास्पेंडर्स में ना हो, कि इतनी मतलब कि उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लोड है मतलब कि हमारा शोल्डर का। कहता है कि इसके अलावा जो मसल्स जो कि ह्यूमरस को अटैच करते हैं वो स्मॉल एंगल के विद रिस्पेक्ट टू ग्लैंड फोर्सा वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी शियर से। ठीक है, जो कि हमें अपोज करते हैं कंप्रेशन जॉइंट पे। अब ये मसल जो होते हैं हमारे ह्यूमरस को स्टेलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट पावरफुल मसल्स की कंट्रैक्शन के खिलाफ। ठीक है, कहता है कि जब भी हमारे आर्म एलिवेटेड होते हैं तो डेल्टाइड और रोटेटर कफ मसल जो होते हैं वो एक इन टेंडम में होते हैं। ठीक है, जो कि एक अपवर्ड शेयर फोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि काउंटर्ड होती है हमारी रोटेटर कफ के ज़रिए। ठीक है, मैक्सिमली शेयर फोर्स जो है ना वो फाउंड होती है हमारी ग्लेनोहुमरल जॉइंट पे, जब भी हमारी आर्म जो होती है वो 60 डिग्री पे एलिवेट होती है। अब है शोल्डर की इंजरी, जिसमें सबसे पहले डिसलोकेशन। अब जो जी ग्लेनोहुमरल जॉइंट है ना मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड जॉइंट है, क्योंकि इसमें लूज स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है और इसमें स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि ये हमारा डिसलोकेशन वो इंटीरियर पोस्टीरियर और इन्फीरियर डायरेक्शन में हो सकती है। तो स्ट्रॉन्ग क्रो को
ह्यूमरल लिगामेंट जो होता है वो प्रिवेंट करता है हमारे सुपीरियर डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट को। बाकी जो ग्लोनोहर्मल जो डिसलोकेशन है वो तब होती है जब हमारी ह्यूमरस एबडक्टेड हो और एक्सटर्नली रोटेटेड हो, तब उसमें एंटीरियर और इन्फीरियर जो डिसलोकेशन है वो ज़्यादा कॉमन है। अब जो कि वो फैक्टर जो कि डिसलोकेशन का उसमें ग्लिनर फोसा की साइज़ इनएडिक्वेट हो जाए या ग्लिनर फोसा में एंटीरियर टिल्ट हो जाए, रिट्रोवर्शन हो जाए ह्यूमरल हेड की, या हमारे रोटर कफ मसल में डिफिसट हो जाए। कि ग्लिनोहुमरल डिसलोकेशन जो है रिजल्ट करती है जब हम लार्ज एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो सस्टेन करते हैं हम किसी भी एक्सटेंट से। कहता है कि जब भी अनफॉर्चुनेटली जब हमारा कोई भी जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है तो हमारी जो सराउंडिंग कोलेजन टिश्यूज़ होते हैं ना उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है। और ग्लेनोहुमरल कैप्सूल की जो लेग्जिटी वो प्रेजेंट होती है जेनेटिक फैक्टर्स के हिसाब से। कहते हैं कि हमारी जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जो जॉइंट है उसमें डिसलोकेशन हो जो सेपरेशन है वो कॉमन होती है, जैसे रेसलर्स और फुटबॉलर्स में जब भी हमारी जल्दी आउट स्ट्रेच आर्म हो जाती है तो हमारा उसमें हमारी सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद रोटेटर कफ डैमेज। अब कॉमन इंजरी जो होती है वो हमारे वर्कस एथलेट्स में ये ज़्यादा होती है जिसमें फोर्सफुल ओवरहेड मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे जो रोटेटर कफ इम्प्रूवमेंट सिंड्रोम हो जाता है, इसको हम सब एक्रोमियल इम्प्रूवमेंट सिंड्रोम हो जाता है कहते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है शोल्डर का जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन और डिसेबिलिटी हो जाती है। इसका काज जो होता है वो प्रेशर हो जाता है हमारे रोटेटर कफ टेंडन्स पे, ठीक है, जिसमें हमारे रोटेटर कफ के मसल्स में उनमें मसला आ जाता है। इसके सिम्टम्स में हाइपर मोबिलिटी हो जाती है एंटीरियर शोल्डर कैप्सूल की, हाइपर मोबिलिटी होती है पोस्चर कैप्सूल की, और एक्सटर्नल रोटेशन हो जाती है, और लिम्बिडेड जो होती है इंटरनल रोटेशन हो जाती है, ठीक है। इसके साथ हमारी जो टेंडन्स होते हैं उधर हमारी इन्फ्लेमेशन होती है, और इसमें जो हमारा मोस्ट अफेक्टेड जो मसल होता है वो सुप्रा स्पाइनेटस होता है, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई जो है सस्टेनेबल हो जाती है प्रेशर से, जिसकी वजह से पेन और टेंडनेस जो होती है वो सुपीरियर और एंटीरियर रीजन में होना स्टार्ट हो, जिसकी वजह से हमारा जो शोल्डर है उसमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। कहता है कि एक्टिविटी जो कि इसकी डेवलपमेंट को प्रमोट करती है उसमें हमारी थ्रोइंग है, सर्विंग, नेटवर्क, टेनिस है, स्विमिंग है, ठीक है। और शोल्डर पेन जो होता है 50% जो होता है कंप्लेन होता है हमारे स्विमर्स में, ठीक है, और गोल्फर में भी यह मसला आ जाता है। कहते हैं एक अनदर फैक्टर जो होता है उसका वो उसमें हम होता है फिलेट एक्रोमेन जब हो जाती है तो उसकी वजह से बोन स्पर हो जाता है हमारा एक्रोमिकुलर जॉइंट, जिसकी वजह से रोटेटर कफ के मसल जो होते हैं वो हमारे वो वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रोटेटर कफ डैमेज जो मसल में डैमेज हो जाता है। उसके बाद है रोटेशनल इंजरी। इसमें यह है कि हमारे जो लेब्रम ग्लिनर लेब्रम उसमें टीयर हो जाता है और रोटेटर कफ मसल का मसला आ जाता है, बाइसेप ब्रेकियर टेंडन का, ये इंजरीज होती हैं। इसमें होता है कि हमारी जब भी शोल्डर की फोर्सफुल ऑल्ट्रेशन हो जाती है तब भी हमारी होती है, जैसे हम थ्रोइंग हो या टेनिस को सर्व करना हो या स्पाइकिंग हो वॉलीबॉल की, इसमें और फोर्सफुल रोटेशनल मूवमेंट्स है, मतलब कि इसकी वजह से ये ज़्यादा होते हैं। कहते हैं कि अगर अटैचिंग मसल हमारे ह्यूमरस को स्टेबलाइज नहीं करते तो हमारा जो ये आर्टिकुलेट करते हैं हमारे ग्लिनर लेब्रम के साथ रेदर देन ग्लिनर फोसा, जिसकी वजह से हमारा जो लेब्रम है उसमें टीयर आ जाता है, और टीयर जो होता है वो हमारे एंटीरियर सुपीरियर रीजन में आता है लेब्रम के, ठीक है। और इसमें हमारा ज़्यादातर जो है सुपरा स्पाइनेटस जो मसल है वो अफेक्ट होता है। कहते हैं वस्कुलराइजेशन जो होती है ना वो डिमिश कर जाती है हमारे एजिंग के साथ, जिसकी वजह से इसमें ये भी मसल ज़्यादा होता है, जैसे कि 40 ईयर से लेकर 49 ईयर्स तक। इसमें इसके साथ इसमें हमारा जो बाइसेप ब्रेकियर टेंडन है उसका उसमें भी टीयर आ जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। अदर पैथोलॉजी में ये होगा कि थ्रोइंग मूवमेंट्स की वजह से हो जाता है, और इसके अलावा अगर हमारी कैल्सिफिकेशन हो जाती है उसकी वजह से हो जाता है। उसके बाद है सुपरा स्केलेबल न्यूरोपैथी। इसमें ये होता है कि हमारी जो ये एथलीट्स में होता है जिसमें ओवरहेड एक्टिविटीज़ की वजह से होता है और वेट लिफ्टिंग की वजह से होता है। ये वॉलीबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल और रैकेट प्लेयर्स होते हैं उसमें उनमें कॉमन होता है। इसमें बेसिकली हमारी जो सब स्केपुलर नर्व है उसमें कंप्रेशन आ जाता है सुपरा स्केलेबल नोच की पोर्शन पे, और वॉलीबॉल प्लेयर्स में हमारी रिपीटेड स्ट्रेचिंग जो हो जाती है उसकी वजह से ये हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जब भी हम ये तब होता है जब हम एक्सट्रीम शोल्डर एबडक्शन करते हैं या लेटर रोटेशन करते हैं, जैसे कि हम सर्विंग मोशन होता है उसमें हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम ऐड करते हैं, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।